हो जाए आप में से किसी कोई एक बंदा मैसेज कर दे या अपना अनम्यूट करके बता दे कि आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है। एनएफसी अपॉइंटमेंट, सबसे पहले तो आपने ये चीज सीखनी है कि जो टॉपिक है, क्योंकि प्रेसिंग में आपने सजेस्टेड टॉपिक देना है। सजेस्टेड टॉपिक के लिए आपको ये देखना है कि आपका जो टॉपिक है दैट मस्ट बी वेरी टर्स, वेरी कंसाइज, और इस तरह का आपका अपीलिंग और कैची वर्ड जो कि आपका पूरे ओवरऑल जो पैसेज है वो उसको रिफ्लेक्ट करे। अभी देखिए मैंने इसके अंदर नहीं पढ़ा, ठीक है, मैंने उसका जो है टॉपिक ही इतना अपीलिंग है कि इससे मुझे अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि एनएफसी की अपॉइंटमेंट है, ठीक है, ये फाइनेंस कमीशन होती है, किसकी अपॉइंटमेंट हो रही, कौन कर रहा है, मतलब कोई प्रोसीजर है या क्या हर्डल है, लेकिन अ लिटिल बिट आइडिया टाइटल से हो जाता है कि इस पैसेज में जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है। अच्छा, दूसरा ये आप पॉइंट लिखते जाए, ये जो मैं आपको लिस्ट डाउन करा रही हूँ ये आप काइंडली एक साइड पे अपने लिए टेक अवेज लिखते जाएंगे, एक टॉपिक कैसे का होना चाहिए। आपने स्टार्टिंग में एक मेन टॉपिक देना है जो आपके मुताबिक सबसे अच्छा हो, और आपने जहां पे आपका पैसेज खत्म होगा आपने उसके लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे जाके सजेस्टेड टॉपिक्स लिखने हैं और 1 2 मजीद लिखने, एडिशनल लिखने, ताकि अगर उसको ऊपर वाला पसंद ना आए तो यू वुड हैव एन एज। ये ना हो कि आपने पहले वाला बात आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो लेकिन आप हो नहीं रहे, तो आपके लिए वो उसको पता लग जाएगा कि स्टूडेंट की तरफ से थोड़ा सा लैप्स आ रहा है लेकिन उसके पास दूसरी ऑप्शंस भी थी। ठीक है, ये फर्स्ट थिंग हो गई। दूसरी आपने जो इसमें टेक अवे लेना है वो ये कि हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं ना एक्टिव रीडिंग में 80-90% चांसेस होते हैं पहली या आखिरी लाइन में हमारा थीसिस स्टेटमेंट छुपा होता है। ठीक है, पहले या आखिरी लाइन में। तो हमारा सबसे पहले काम होना चाहिए, एक तो हमने टॉपिक से अपना एक माइंडसेट बनाना है कि सेंट्रल आइडिया क्या हो सकता है, ये स्टेप 1 है। अगर आप कहते तो मैं इधर साइड लाइन में लिखती भी जाती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली फिर आई हैव टू स्विच टाइम एंड अगेन, तो ये एक्टिव रीडिंग स्किल्स की ही स्टेप्स बता रही हूँ। अंडरस्टैंड टॉपिक फॉर सेंट्रल आइडिया, ठीक है। दूसरा आपने क्या काम करना है इसमें, लोकेट थीसिस स्टेटमेंट। ये आपको स्टेप्स बेसिकली पता होने चाहिए और ये एक्टिव रीडिंग के लिए जरूरी है। दोबारा से उस पे आए, एनएफसी वाले पे। हम लोगों के 90% चांसेस है कि पहली या आखिरी लाइन में थीसिस स्टेटमेंट है, लेकिन अगर आप पहली और आखिरी लाइन में आपको थीसिस स्टेटमेंट नहीं मिलती तो व्हाट टू डू नेक्स्ट, आपने उसको छोड़ देना, जब आपकी फर्स्ट रीडिंग हो जाएगी तो आपने करना है। अच्छा, एक्टिव रीडिंग में ये होता है कि जो एक आम स्टूडेंट है वो बार बार रीडिंग करता है, बार बार रीडिंग करता है और उसके बाद उसके सारे के सारे आइडियाज मिक्स एंड मैच हो जाते हैं। आपने ये गलती नहीं करनी है। एक्टिव रीडिंग का मतलब ये कि आपने ठहर ठहर के पढ़ना है, पेस इतनी ज्यादा तेज नहीं रखनी, लेकिन आपने इस तरीके से पढ़ना है कि आपको साथ में उसके टेक अवेज पता लग जाए, जो उसके ब्रीफ आइडियाज, और वो पता कैसे चलेगा आपको, एक तो ये टॉपिक से, उससे आपको सेंट्रल आइडिया पता चलेगा, और दूसरा आपको जो स्टार्टिंग में ये वाली लाइन है ना, ये थीसिस स्टेटमेंट यहाँ या एक लास्ट पे होगी, तो उन दोनों को देख के हमने डिसाइड करना है कि हम लोगों को थीसिस स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग होगी या नहीं। लोकेशन ऑफ थीसिस स्टेटमेंट 90% केसेस में एज आई सेड अर्लियर कि फर्स्ट या लास्ट लाइन में होगी, इन केस नहीं है तो जस्ट लीव इट। थर्ड स्टेप जो आपने करना है वो ये कि आपने रीडिंग स्टार्ट करनी है पहली और आखिरी लाइन की। अब ये देखें, कुछ नहीं होगा तो आपकी क्लैरिटी जो आपका यहाँ पे गिवन टॉपिक है वो क्लैरिटी कुछ ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इट वॉज ऑब्वियस टू एवरीवन। ये आप लोगों का इंटरनेट स्टेबल नहीं है या आप लोग बार बार आ जा क्यों रहे हैं? अच्छा जी, एक पहली लाइन हम पढ़ रहे थे, कोशिश करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज आपको एक्टिव रीडिंग समझ ना आई तो फिर कभी भी नहीं आएगी, इसलिए ट्राई टू बी हियर और बार बार स्विच ना करें, रुक जाए जहां पे है। सबसे पहली लाइन है, इट वॉज ऑब्वियस टू एवरीवन। पहली ये चीज है, ये जहां पे आएगी ना क्लू है, साइन है, डैट। ये जो डैट है ना, एनोटेट मैं कर रही हूँ आपके लिए, ये माउस है जहां, ये जो डैट है ना, ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये बेसिकली आपको एक्सप्लेनेशन के लिए होते हैं। एक्टिव रीडिंग में आपको वो सिग्नल्स देता है कि क्या चीज पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी। फॉर इंस्टेंस, ये कोमा है और ये कोमा है,
ये वाला कोमा और ये वाला कोमा, इट्स मीन इट कुड बी आइदर इंडिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज। मैं आगे जाके आपको सब कुछ बताऊंगी, वर्ड क्या होता है, सेंटेंसेस क्या होते हैं, सेंटेंसेस की टाइप्स क्या होती हैं, क्लॉजेस क्या है, फ्रेजेस क्या, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको क्लास में बताऊंगी, लेकिन बहुत ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाऊंगी, ऑब्वियसली टाइम की लिमिटेशन है, लेकिन जहां पे आप लोगों का इश्यू होगा मैं जरूर बताऊंगी क्लास में। अब ये देखें, ये मुझे तो यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत आइडिया है आप लोगों को क्लॉजेस का, अगर नहीं पता तो आप मुझे चैट कर दें, अनम्यूट करके पूछ लें। ये जो कोमा है, फॉर इंस्टेंस ये कोमा और ये कोमा, ये या इसका मतलब है ये क्लॉज है। अगर तो डिपेंडेंट क्लॉज है तो हमने रीड करनी है और उसको इनकॉर्पोरेट करना है अपने फाइनल ड्राफ्ट में। अगर तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज इज इक्वल टू अननेसेसरी इंफॉर्मेशन या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। लिख दो यहाँ पे, इंडिपेंडेंट क्लॉज ये एक्स्ट्रा इन्फो है, ठीक है। और वाइस वर्सा में डिपेंडेंट का मतलब है मैंडेटरी है, तो आपने उसको सेंटेंसेस में जो हम फाइनल सेंटेंस बनाएंगे उसमें इनकॉर्पोरेट करना है। मैंने आपको एक रूल बताया डैट का, डैट जब भी होगा, डैट फॉर द एक्सप्लेनेशन आपकी मर्जी होगी, और वो कैसे पता लगेगा, डैट से पहले वाले सेंटेंस को देख के पता लगेगा कि आइदर आपको इसकी जरूरत है कि नहीं। एक हो गया डैट का रूल मैंने आपको बताया एक्टिव रीडिंग में, दूसरा मैंने आपको बताया क्लॉजेस का, ठीक है। ये इसी तरह से मैं आपको साथ साथ में रूल्स कराती जाऊंगी कि कौन सी चीजों में आपने लेके चलना है, मतलब किस चीज को, जब आप नेचुरली इन चीजों को निकाल देंगे तो आपके पास 1/3 पैराग्राफ खुद ही आ जाएगा, आपको इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट वॉज ऑब्वियस टू एवरीवन, डैट से मैंने एक्सप्लेन किया था जहां से रूल बता रही थी कि अभी यहाँ पे डैट जो एक्सप्लेनेशन कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में उसने नहीं बताया इसलिए इट्स मैंडेटरी ऑन अस कि हम डैट वाला पार्ट पढ़ें। अदरवाइज अगर कुछ इस तरह का पार्ट होता कि हमें पहले इंफॉर्मेशन मिल जाती और फर्दर एक्सप्लेनेशन होती तो वी कुड स्किप इट, बट इन दिस केस वी कांट, क्योंकि अभी तक हमें कुछ पता ही नहीं है। अच्छा जी, that the presidential order appointing the prime minister advisor on finance as a member of the 10th national finance commission। अच्छा एक और चीज, आपने प्रेसी के लिए या एक्टिव रीडिंग के लिए पेटी एक्स्ट्रा इन्फो में नहीं जाना। ये 10th है, 9th है, व्हाटएवर, हम लोगों ने इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन में नहीं जाना। हमारा इतना एक्टिव रीडिंग में ये होता है कि आप एक्टिवली 5 से 10 मिनट में क्या आइडियाज को पिक करते हो। जस्ट पिक करना इज नॉट बिग डील, आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हो, दैट्स अ सेकंड स्टेज। अभी तो मैं आज आपको सिखा रही हूँ ना फर्स्ट स्टेज कि आपने पिक कैसे करना है, सही है। It was obvious for everyone that the presidential order appointing the Prime Minister advisor on finance as a member of the 10th National Finance Commission and authorizing him to preside over the deliberation of the NFC in the absence of Premier। Basically वो इतनी बात कर रहा है। अब ये वाला आपने पार्ट छोड़ के डायरेक्ट कहाँ से पढ़ना है, Premier wouldn't withstand judicial scrutiny। इतनी सी बात में आपने एक्स्ट्रा इन्फो भी छोड़ी है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। वो कहना क्या चाह रहा है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का एक एडवाइजर रखना ऑन फाइनेंस, ठीक है। अब उसको प्रिसाइड करने के लिए ये तब एडवाइजर रखा जाता है जब कोई एब्सेंस होती है, ठीक है। और ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक जुडिशली इसको गारंटी ना हो, जुडिशली उसको विदहेल्ड ना करें या उसके डिसीजन को ओके ना करें। आपको पहली लाइन समझ आ गई है? जिसको नहीं समझ आई प्लीज अनम्यूट करें और मुझसे साथ में पूछे। ये कोई वो तो है नहीं, ये लाइव सेशन है। मोस्ट प्रोबेबली यही थीसिस स्टेटमेंट होगी, हमने अभी पहली लाइन पढ़ी है, पहली या आखिरी लाइन में हमारा थीसिस स्टेटमेंट छुपा होता है। सबको समझ आ गई है कि वो कहना क्या चाह रहा है? मैम थोड़ा स्टार्टिंग का बताइए, क्योंकि हमारी जो है ना नेट अभी कनेक्ट हुई है, सही चल नहीं रहा था, थोड़ा सा इस फर्स्ट लाइन का बताइएगा। अच्छा है ना, मैं ये बता रही थी कि हम लोग कर रहे हैं एक्टिव रीडिंग, ठीक है। एक्टिव रीडिंग में हम रूल्स देखते हैं जो कि पैसेजेस को करने के लिए वेरी मच इंपॉर्टेंट है। दिस वुड नॉट हेल्प यू इन ओनली इन प्रेसी बट ऑल्सो इन द कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि अगर आपको रीडिंग एक्टिव रीडिंग नहीं आएगी तो आप बार बार रीड करेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। यू मस्ट बी वेरी मच वेल वर्स्ड इन दिस स्किल कि आपका उधर टाइम वेस्ट ना हो।
बाकी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उधर बैठ के 10-10 20-20 बार पढ़ते हैं और उनके आइडिया सारे मम्बल जम्बल हो जाते हैं। एक्टिव रीडिंग एक स्मार्ट वे है, उससे आप क्या करते हो, मैं आपको रूल्स लिखवा रही हूँ, उसके थ्रू आप आइडियाज को सॉलिस्ट करते हो, अंडरलाइन कर लेते हो, और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर्स आप एक वन पीस ऑफ राइटिंग उसको वन राइट अप देते हो। भले इसने पैराग्राफ्स में लिखे हो, हम प्रेसी हमेशा वन पैराग्राफ में, वन पेज में जितनी भी लगे, लेकिन वन होता है, ठीक है। अभी मैं ये आपको बता रही थी 80-90% चांसेस हैं कि जब हम एक्टिव रीडिंग करते हैं तो पहली या आखिरी लाइन में हमारा थीसिस स्टेटमेंट छुपा होता है। ये जो हमारा टाइटल है ये एक गाइडिंग स्टार होता है हमारे लिए कि हमने एक्टिव रीडिंग को कैसे लेके चलना, ठीक है। आइदर हमारा यहीं पे काम हो जाएगा या मजीद हमें आगे लोकेट करना पड़ेगा, मजीद उसे देखना पड़ेगा। दूसरा मैंने एक रूल बताया था, यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम क्लियर है। अच्छा, दूसरा मैंने रूल नंबर 2 कराया था डैट का। डैट ज्यादातर एक्सप्लेनेशन का है, लेकिन डैट का कौन सा पार्ट एक्सप्लेनेशन का है ये आपको सेंटेंस स्टार्ट करने से पता लगता है। जैसे इट वाज ऑब्वियस टू एवरीवन, अब ये हमारे लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब है डैट का ये वाला पार्ट एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन है, हमने इसको डिस्कार्ड कर देना। हमने कहाँ से पढ़ना शुरू करना है, जब मैं यहाँ पे कर रही हूँ अंडरलाइन, वहां से आपने पढ़ना है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अपॉइंटिंग प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइजर ऑन फाइनेंस, छोड़ देना है किस क्या कौन से मेंबर का क्या नंबर है कब, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये भी अभी मैंने आपको बताया। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर एडवाइजर ऑन फाइनेंस एज अ मेंबर, ठीक है। एंड मतलब कि ये पार्ट कंप्लीट नहीं होगा सेंटेंस का जब तक हम पूरी बात नहीं पढ़ेंगे। एंड ऑथराइजिंग हिम to preside over the deliberation of the NFC in the absence of, authorize क्या कर रहा है, in the absence of the prime minister या premier। अब ये मैंने आपको एक और रूल नंबर 2 बताया था, एक रूल बताया डैट का, दूसरा मैंने आपको इसका इंडिपेंडेंट क्लॉज का बताया, और तीसरा अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ एंड है, वो भी मैं आपको बताती हूँ, बट लेट मी कंप्लीट दिस। ये जो कोमा है ना, ये वाला कोमा और ये वाला कोमा, ये यहाँ तो दो ही ऑप्शन होंगी, या डिपेंडेंट क्लॉज होगी या इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। आपने हमेशा जब कोई इस तरह की चीज हो, आपने कोई एक चीज याद रखनी है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। अभी मैं आपको, अगर किसी को क्लॉजेस नहीं आती होंगी मैं सिखा दूंगी आपको, ठीक है। लाइक सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस की टाइप क्या होती है, क्लॉज क्या होती है, कैसे बनती है, वो मैं सारा कुछ करा दूंगी। बट फॉर नाउ ऑब्वियसली आज का जो मेरा काम है कि आपको थोड़ा सा स्टार्ट करूं, ताकि फिर आप लोग पेज में आएंगे, खुद से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। अगर मैं इसको लिंगर ऑन करूंगी, पैटी चीजों पे जाऊंगी, तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अब ये जो हु ऑल्सो होल्ड्स अ फाइनेंस पोर्टफोलियो, ये डिपेंडेंट क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये बाद में पता लगेगा। हमने कैसे अभी रीड करना है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर appointing the prime minister advisor on finance as a member and authorizing him to preside over, कब, in the absence of, आप देखिए उसमें एक सेंस बन रही है, in the absence of premier wouldn't withstand judicial scrutiny। यहाँ तक वैसे बात मुकम्मल हो गई है, ठीक है, लेकिन उसने फिर भी आपको बता दिया कि कब, जब तक जुडिशरी इस चीज को कंसोलिडेट नहीं करती, एडमिट नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती। अब यहाँ तक, अभी तक मैंने एक्टिव रीडिंग जो अंडरलाइन किया ना, ये वो है। अब आप बाकी चाहे सारी बात ना पढ़े, सिर्फ अंडरलाइन वाला पार्ट पढ़े, यू विल गेट द सेंस कि टॉपिक है किस बारे में और वो कहना क्या चाह रहा है। अब जिसको यहाँ तक बात नहीं समझ आई, प्लीज लेट मी नो, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको ये बात समझ ना आई तो एक्टिव रीडिंग का कोई फायदा नहीं है। जी पूछिए, अब है ना, आपको समझ आ गई? यस मैम थैंक यू। अच्छा, समझ आ ये गई। बेटा कोई बात नहीं, जिसको नहीं समझ आई पूछने। देखिए आज आपकी फर्स्ट क्लास है और मैं आप लोगों को एज अ किड नहीं करूंगी, मैं आप लोगों को एज अ मैच्योर स्टूडेंट लेके चलूंगी, ताकि आप लोगों को फायदा हो एग्जाम में, ठीक है। ये नहीं मैम थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें, सॉरी, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें इसका एक्टिव रीडिंग का। बेटा ये भी एक्टिव रीडिंग ही करा रही है, अभी मैंने पहली लाइन कराई है, आप कहाँ पे थे तब से? मैम नेट का इशू हो रहा था थोड़ा। अभी ठीक है, अभी मैं हिना को बता के जी। फारिग हुई हूँ, ठीक है। कल से आपने ना, पहले ही मैंने वैसे बताया था, आप लोग अपनी थोड़ी सी जगह का देख लें जहां पे आपका इंटरनेट थोड़ा स्टेबल हो, बिल्कुल करीब हो मॉडेम के, ठीक है।
उससे आपको फायदा होगा। भले ही आप लोग अनम्यूट नहीं कर सकते, वहां पे डिस्टोर्शन है, आप लोग चैट में मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। आई विल रिस्पॉन्ड यू देयर। अच्छा मैं दोबारा बता रही हूँ, एक दफा आप अपना म्यूट करें, मैं आपको दोबारा आपके लिए बता रही हूँ ताकि बाकी लोगों का भी एक बार रिव्यू हो जाए, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी उसामा, नूर, अहमद, मक्ताब, बाकी सबको समझ आ रही है? बाकी सबको समझ आ रही है? अगर नहीं आ रही तो आप बाकी लोग भी दोबारा सुन लें। एक्टिव रीडिंग जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें हर कोई बस ये बता देता है कि प्रेसी 1/3 होनी चाहिए, प्रेसी में ये डूज होने चाहिए, प्रेसी सेम उसमें होनी चाहिए, टेंस में होनी चाहिए, ठीक है। हम लोगों को ये कोई नहीं बताता कि एक्टिव रीडिंग मतलब प्रेसी करने के लिए कौन कौन से रूल्स है। वो जो पैटी रूल्स ड्राफ्टिंग के लिए वो हर जगह आपको लिखे मिलेंगे, लेकिन यहाँ तक रूल्स ड्राफ्टिंग करने के लिए क्या रूल्स है वो कोई नहीं बताता। जैसे मैंने अभी आपको रूल नंबर 1 बताया कि एक रूल है डैट का, डैट मीन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। दूसरा मैंने आपको रूल बताया है इंडिपेंडेंट क्लॉज का, और तीसरा रूल है एंड का। एंड जो होता है वो दो आइडियाज को कनेक्ट करता है, और एक और ये वे होता है कि कभी कभी सेम आइडिया को इंडोर्स करता है। तो हम एंड वाले पार्ट को भी देखना पड़ता है, क्या वो जरूरी है भी कि हम उसको डिस्कार्ड करके भी गुजारा कर सकते हैं, सही है। यहाँ तक ये मैंने आपको बॉटम लाइन बताई है। अवैस एक्टिव रीडिंग में सबसे पहला काम आपने जो स्टेप है, आप दोबारा देखिए, इसमें व्हाइट बोर्ड पे मैं लेके आ रही हूँ, ये देखिए। एक्टिव रीडिंग में सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है टॉपिक फॉर सेंट्रल आइडिया, वो जो हम लोगों को उसने स्टार्ट में दिया है एनएफसी अपॉइंटमेंट, उससे हमें लिटिल बिट आइडिया हो गया। फिर हमने दूसरा काम क्या करना है, लोकेट थीसिस स्टेटमेंट। अभी जो एक्टिव रीडिंग में आपको करा रही हूँ, पहली ही लाइन करा रही हूँ, पहली 80% चांसेस ये होते हैं कि आपकी पहली या आखिरी लाइन में हमारा थीसिस स्टेटमेंट छुपा होता है। अभी मैं आपको पहली लाइन की बता रही हूँ, और पहली लाइन में ही आपको 3 रूल्स पता लग गए हैं, सही है। अभी मैं आखिरी लाइन पे जाऊंगी। अगर आपको यहाँ तक की एक्टिव रीडिंग समझ आ गई तो मुझे बताएं, ताकि मैं आपको आगे लेके चलूं। हो गया? यस मैम। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से पढ़ना है दी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। मैं आपको स्टार्टिंग में इंग्लिश उर्दू दोनों वर्जन सिखाऊंगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने एक्टिव रीडिंग सीखनी है, हमने प्रेसी के रूल सीखने, हमने ड्राफ्टिंग एक होनी चाहिए, ठीक है। एक होलिस्टिक, एक जो हमारा राइट होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए कि हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, ये नहीं कि लूज आइडियाज हो। अभी तो हम जो निकालेंगे एक्सट्रैक्ट करेंगे ये लूज आइडियाज होंगे, लेकिन ये फर्स्ट स्टेज है। दूसरी स्टेज ड्राफ्टिंग होगी, तीसरी स्टेज प्रूफ रीडिंग होगी। एनीवेज ये आप पढ़ें, द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर एडवाइजर ऑन फाइनेंस। कौन सा मेंबर है, कब का, ये छोड़ दे, क्यों कर रहे हैं उसको, क्यों बना रहे हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइजर चाहिए, दूसरा उसको ऑथराइजेशन देनी है, डेलीगेशन ऑफ वर्क करना है, ताकि उसको डेलिब्रेटली काम दिया जाए, कि अगर डेलिब्रेटली वो प्रिसाइड कर सके। जब डेलिब्रेशन होती है ना इंटेंशनल, तो ऑब्वियसली डेलीगेशन तब होती है जब कोई बंदा एब्सेंस में काम करता है। आप मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ, मैं क्लास में जब नहीं होंगी ना, तो आप में से सबने आके ना अपना काम शुरू कर देना, ठीक है। मैं डेलिब्रेटली अवैस को दे देती हूँ, अवैस ये आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने आना है, सबकी अटेंडेंस मार्क करनी है, मैं नहीं होंगी, ठीक है। तो ये क्या है, मैंने आपको ऑथराइज किया है, और ये आपके डेलिब्रेटली मैंने आपको काम दिया है, और ये तब होगा जब मैं नहीं होंगी, लेकिन जब मैं इधर हूँ तो फिर मैं खुद ही अटेंडेंस ले दूंगी, ठीक है। ये है, पीछे आपने असेंस समझनी है। आपको एक्टिव रीडिंग तब तक नहीं आएगी जब तक आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, आप अपने साथ खुद से ऐसे समझ नहीं पाएंगे। आपने ऐसे रीड करना जैसे आप अपने आप को समझा रहे हैं कि व्हाट इज द पैसेज अबाउट, जैसे मैं अभी आपको समझा रही हूँ, ठीक है। ऑथराइजिंग हिम टू प्रिसाइड ओवर द डेलिब्रेशन, ऑब्वियसली डेलिब्रेशन इन द एब्सेंस ही होती है, फिर भी मैं आपके लिए अंडरलाइन कर रही हूँ, जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि अगर ये एब्सेंस नहीं, मतलब अगर उसने डेलिब्रेटली ऑथराइज नहीं किया होगा तो फिर उसकी जुडिशियल स्टैंडिंग नहीं होगी। जुडिशियल स्टैंडिंग ये कि मिसाल के तौर पे मैं एब्सेंट थी, ठीक है, मैंने अवैस को डेलीगेशन भी नहीं दी, और इन्हीं मेंबर्स में से किसी एक ने, हिना ने जाके जज को बता दिया, कोर्ट में रिट फाइल कर दी कि भाई ये तो अवैस तो अपनी मर्जी करता है, मैम थी या नहीं थी, इसने एक्स्ट्रा जुडिशियल जो है ना काम किया, ठीक है।
वो कह रहा है ये तब तक मुमकिन है, क्यों डेलीगेशन जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज वुडंट विथस्टैंड जुडिशियल स्क्रूटनी, अदरवाइज जुडिशरी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, इट वुड बी void as per the law। समझ आ गई बात? देखिए आप बाय द टाइम इतनी सी लाइन है अंडरलाइन वाली, जिसको मेरी बात अभी भी नहीं समझ आई, आई हैव नो इशू, आई कैन एक्सप्लेन यू 1000 टाइम्स, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप आगे चलेंगे तो आपका अपना लॉस है। यहाँ तक अभी हमने 3 रूल्स किए हैं, एक रूल किया है डैट वाला, दूसरा एंड वाला, तीसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज वाला। 3 रूल्स क्लियर है, टोटल होते ही 7 से 8 है। ठीक है, 3 रूल्स क्लियर है तो मैं आगे चलूं। मैम काइंडली एंड वाला रूल नहीं क्लियर ना, एक तो अच्छा। आपने बताया कि सेम आइडिया एंडोर्स होता है, सेकंड नहीं क्लियर हुआ ना। अच्छा कोई बात नहीं, मेरा ख्याल है वो दोबारा से आ जाते थे कि मुझे पूछ, मैं कोई बात नहीं, जितनी बार आप मुझसे पूछेंगे। देखें एंड के ना कुछ फंक्शंस हैं, या तो वर्ड, अगर 2 वर्ड्स के दरमियान एंड आता है ना तो उसके 90% चांसेस हैं कि वो सिनोनिम्स है। ठीक है, और एक लिख लो या दूसरा लिख लो, बात एक है, सिनोनिम का यही मतलब होता है ना। ठीक है, अच्छा दूसरी तरफ हमारे पास जब विद इन सेंटेंस होता है तो एंड का फंक्शन ये होता है कि दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ आइडियाज, ये दूसरा फंक्शन हो गया एंड का इन सेंटेंसेस। मिसाल के तौर पे आई वॉज रीडिंग बुक एंड आई वॉज टेकिंग टी एज वेल, 2 काम इकट्ठे कर रही हूँ ना तो मैंने एंड लगा दिया। ठीक है, यहाँ फिर मैं कहूँ आई वॉज रीडिंग बुक एंड टेकिंग टी, बात एक ही हो गई ना। 2 सेंटेंसेस में एंड यूज किया, एक सेंटेंस के अंदर 2 जो है वर्ड्स के दरमियान यूज किया। समझ आ रही है आपको बात? 2 यूज हो गया आपके एंड के। अच्छा तीसरा जो यूज है ना एंड का, वो ये कि आप क्या करते हो, कभी कभी हम लोग एक्स्ट्रा इन्फो देने के लिए हमें आदत पड़ी होती है, हम एंड को यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड एक्सप्लेनेटरी क्लॉजेस। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी क्लॉजेस, यहां तक समझ आ गई आपको? 3 ही यूजेज है एंड के, विद इन 2 सेंटेंसेस, विद इन 2 वर्ड्स, विद इन और यहाँ फिर उसका एक एक्स्ट्रा एक्सटेंशन पर्पस ये होता है कि हम लोग एक्स्ट्रा इन्फो देते हैं। ठीक है, कभी कभी वो नहीं भी उससे रेलिवेंट होती लेकिन हम बता देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं बाजार जा रही थी, ठीक है, और मुझे वहां पे जो है एक टॉयज की शॉप नजर आ गई। अब ये जो मैं बाजार रही थी, लेकिन मैंने ये जो आपको बात बताई है ना एंड मुझे वहां पे एक टॉय की शॉप नजर आ गई, तो ये जो वाली बात मैंने आपको बताई है ना, ये एक्सपेंशन की एक टाइप है। ठीक है, जब हम बातों को एक्सपैंड करते हैं ना एक्सप्लेनेशन के लिए, तो एंड का ये 3rd फंक्शन है। अगर किसी को एंड के ये 3 फंक्शंस नहीं पता लगे तो मुझसे दोबारा पूछ लें। जब तक आप लोग मुझसे इंटरेक्टिव नहीं होंगे तब तक आप लोगों को इस सेशन का कोई फायदा नहीं। अगर आप लोगों को खाली रिकॉर्डिंग्स का होता ना कि मतलब मेरे लेक्चर्स रहे तो वो बेशुमार शायद आपको मिल जाते, लेकिन फायदा ये कि आपको 10 बार बात समझना है, क्लास में होंगे तो आप पूछेंगे ना। लाइव सेशन का यही फायदा होता है। अच्छा मुझे बताएं किसको समझ नहीं आया, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर सबको आ गया तो मैं आखिरी लाइन पे जा रही हूँ, आई एम अज्यूमिंग कि सबको आ गया। अच्छा आपने क्या करना है, इसका इतने का लें स्क्रीनशॉट, उसके पीछे लॉजिक है अभी मैं बाद में बताऊंगी। पेपर में भी जब आपके पास तो वहां पे होगा ना पैसेज, वहां पे आप अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, तो आपने सिर्फ बाद में क्या करना है, अंडरलाइन वर्जन को रीड करके विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर्स लगाएंगे तो आपकी ड्राफ्टिंग हो भी जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। ये तभी मुमकिन है जब आपको ये रूल्स आते होंगे, डैट के, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के, एंड के, और आगे मजीद आएंगे अभी। ठीक है, आगे चलो। कोई एक बंदा यस नो कर दे भाई, कुछ नहीं होता, जो समझ आ गई तो ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा ये हो गया। अब ये देखिए, अब मैंने आपको कहा था अभी हमारा दूसरे स्टेप पे हम लोकेट कर रहे हैं थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट में ये देखिए आखिरी लाइन क्या है, द सॉल्यूशन लाइज इन अर्जेंटली एक्सपेंडिंग द टेक्स्ट नेट for doubling the existing text to GDP ratio and not in ambitious the provinces through। अब ये देखिए आपको चूंकि टॉपिक ये NFC पॉइंट बैंड है तो आपको पता लग गया भाई थीसिस स्टेटमेंट ये तो नहीं हो सकती। किसके माइंड में ये बात आई है कि ये थीसिस स्टेटमेंट नहीं है, जो हमने ऊपर पढ़ी है वही थी थीसिस स्टेटमेंट।
अगर आई है तो यू पीपल आर ऑलमोस्ट देयर, ठीक है। ऊपर वाली जो हमने लाइन की है ना, यहीं पे थीसिस स्टेटमेंट होगी, क्योंकि एनएफसी अपॉइंटमेंट उसने लिखा है और फिर उसने उसको एक्सप्लेन भी किया है कि एनएफसी अपॉइंटमेंट में वो देना क्यों चाह रहा है, क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया है कि वो प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर का एक एडवाइजर होना चाहिए ताकि जब प्राइम मिनिस्टर ना हो तो उसकी एब्सेंस में काम करे, खास तौर पे एनएफसी का काम, ठीक है। क्योंकि हु आल्सो होल्ड्स द फाइनेंस पोर्टफोलियो, ये उन्होंने एक्स्ट्रा कंडीशनल लगा दी है, लेकिन हमें हमारी बात वैसे भी मुकम्मल हो रही है, ठीक है। क्योंकि अगर वैसे कोई उसकी एब्सेंस के बगैर काम करेगा तो जुडिशरी उसको अलाउ नहीं करेगी। यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट लाइन है The advisor's appointment as a stand-in for the Federal Minister for Finance। यहाँ तक पहले बात, हमेशा एंड से पहले रुक के पहले तसल्ली से देख लेना है क्या। हमें समझ लें कि जो राइटर है ना, वो हमें सिग्नल दे रहा है कब हमने रुकना है, कब हमने स्टार्ट करना है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज नहीं इंपॉर्टेंट, इस तरह से हमने लेके चलना, ठीक है। वो ये कह रहा है कि जो एडवाइजर, ऑब्वियसली हम ऊपर एडवाइजर की बात कर रहे हैं कि हमें एक मिनिस्टर चाहिए एनएफसी का जो फाइनेंस मिनिस्टर हो, एडवाइजर के तौर पे वर्क करे। वो कहता है जो एडवाइजर का अपॉइंटमेंट है ना, एज अ स्टैंड इन फॉर द फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, मतलब कि एडवाइजर जो अपॉइंट होगा वो फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस के अलावा कहीं और से अपॉइंट नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे जब इसने ये बात कर दी तो आप लोग ये देखें जरा कि फॉर इंस्टेंस ये वाली बात, अक्लमंदी क्या है, अगर उसने एक अलग से सेंटेंस इसको लिखा और ये भी लिखा है तो हमें ऊपर ही बात पढ़ ली तो हमें समझ आ गई होगी, ठीक है। हमारा बस इतना ऑब्जेक्टिव है कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव ऐसा राइटअप देना है कि हमें एक्स्ट्रा बात ना करनी पड़े। अभी मैं आपको लिख के भी दिखाऊंगी, लेकिन फॉर नाउ इतनी बात आप समझ लें कि वो ये कहना चाह रहा है कि एडवाइजर की अपॉइंटमेंट तभी होगी जब फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस उसी में से ही करनी है। स्टैंड इन का मतलब है उसकी अपॉइंटमेंट तभी वैलिड होगी, तभी रैशनल होगी, तभी उसको वैलिडेट किया जाएगा जबकि वो फेडरल, पहले तो फेडरल मिनिस्टर हो, ठीक है, दूसरा मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की पोर्टफोलियो से हो, ठीक है, और दूसरा उसने कहा कि उसकी परमिशन से हो फेडरल मिनिस्टर की। एंड द इलीगल TORs पता है आपको क्या होते हैं? टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस, सही है। एंड द इलीगल TOR seeking to slash provincial share from federal tax resources anticipated political opposition and legal challenges। अभी समझ लें कि यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आ रही तो इसका एक्चुअल एग्जाम के पैसेज से इसका जो डिफिकल्टी लेवल है ना वो सिर्फ 30-40% है। पेपर में इतने आसान पैसेजेस नहीं देता, सही है। तो इट्स मीन हमें ये वाला तो आधे टाइम में करना चाहिए ताकि पेपर में जो टेक्निकल हो तो हमें इतनी प्रैक्टिस हो कि हम उसको इजीली कर सकें, सही है। वो ये कहना चाह रहे हैं एंड द इलीगल TORs, अगर वो कहता है अगर किसी ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो होते हैं ना, जैसे कंडीशंस होती हैं, जस्ट लाइक ये जो इलीगल टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो इसलिए सीख करते हैं ताकि जानबूझ के हिडन क्लॉजेस रखी होती है ताकि कम से कम प्रोविंशियल जो है ना शेयर मिले और फेडरल के जो टैक्सेस है ना, टैक्स रिसोर्सेज कम ना हो, जो कि अगर वो करते हैं एंटीसिपेटेड पॉलिटिकल ऑपोजिशन एंड लीगल चैलेंजेस। ज्यादातर यही होता है कि जानबूझ के ऐसे के टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाते हैं जो कि पॉलिटिकल ऑपोजिशन यूज करती है, जिसको बाद में लीगली चैलेंज किया जाता है, और उनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि वो प्रोविंशियल शेयर को कम से कम करें। टू स्लैश का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस करना, ठीक है। दोबारा मैं बताती हूँ, उसका ये कहना है कि ये जो एडवाइजर की अपॉइंटमेंट है ना, बेसिकली इट्स फॉर द हेल्पिंग आउट फॉर द फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस। उसकी बातों मतलब उसकी कंफर्मेशन से होगा, पहली बात। दूसरी बात के उन्होंने ऊपर लिख भी दिया कि फाइनेंस पोर्टफोलियो से हो, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और तीसरी वो बात ये कहते हैं कि ये जो इलीगल टर्म्स ऑफ रेफरेंस होती है जानबूझ के इंटेंशनल होते हैं ताकि जो है प्रोविंशियल शेयर कम किया जाए, ठीक है, और फेडरेशन के पास जो है ज्यादा रिसोर्सेज रहे
जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, जैसे एफबीआर के कोई रिसोर्सेज हैं, वो चाहते नहीं है कि प्रोविंसेस लेवल तक जाएं, उनके शेयर को रिड्यूस करें। और ऐसा कौन चाहते हैं या क्यों करते हैं? ताकि जो उनके पास लूप होल रह जाए बात करने के लिए, जो एंटीसिपेट करें, फोरकास्ट करें कि पॉलिटिकल ऑपोजिशन कैसे उसको लेके चलेगी। और अल्टीमेटली वो एक ही बात है, पॉलिटिकल ऑपोजिशन उसको जब एंटीसिपेट करती है तो वो लीगल चैलेंजेस लेते हैं। ठीक है, दोबारा मैं बताती हूँ अगर किसी को समझ नहीं आई, वैसे बात समझ आ जानी चाहिए, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं यहाँ पे आपको अंडरलाइन करके बताती हूँ कि हम लोगों का कौन सा पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, आप ये देखिए, नेचुरली आपको 1/3 हो रहा है अगर आपको बात समझ आती है। एडवाइजर की जो अपॉइंटमेंट है क्यों करते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते फेडरल मिनिस्टर, क्योंकि उन्होंने इलीगल बता दें, यस नो कर दें। मैं फिर आगे चली गई तो फिर आप लोगों ने पीछे पूछना, फिर मुझे नहीं पता चलेगा। अच्छा जी, ये हो गया यहाँ तक। अच्छा जी, देयरफॉर जो है ना, ये एक सिग्नल देता है कि भाई आपको ना जो ऊपर उसने बात बताई है ना, उसको वो सम अप करने लगा है। ठीक है, देयरफॉर जो कनेक्टर है वो कंक्लूजन के लिए होता है, वो इसलिए बता रहा है कि भाई अब वो उसको कंक्लूड करने लगा है, जो उसने ऊपर बात बताई है या पीछे बताने लगा लॉजिक कि उसने क्यों, मतलब ये एक डिक्री दिया है या एक हुक्म नाफिज किया, उसके पीछे लॉजिक क्या है। देयरफॉर the Balochistan High Court decision last week in invalidating Hafiz Sheikh appointment for being unconstitutional wasn't a surprise। अच्छा, पहली बात तो ये, फोर्थ रूल ये है कि आपने एग्जाम्पल्स को साइट नहीं करना, जैसे पर्सनालिटीज को नहीं बताना। डायरेक्टली एनएफसी अपॉइंटमेंट एक रूल है, तो उसकी अब ये नहीं बताना कि क्या नाम था, उसका क्या पोस्ट थी, उसने कौन से मेंबर का पार्टी का मेंबर था, ये सारी हमारे लिए एक्स्ट्रा इन्फो है। ठीक है, ये जो उसने ऊपर आपको कोर्ट वाली बात बताई थी ना कि कोर्ट, ये देखिए, wouldn't withstand judicial scrutiny, अब वो उसी को वैलिडेट कर रहा है। therefore the Balochistan High Court decision last week, कब, this week, that week, last month, ये एक्स्ट्रा बातें हमने इसको छोड़ देना। सिर्फ देयरफॉर हमें पता लग गया कि ये कंक्लूजन कोई बात बताने लगा, कोई इंपॉर्टेंट ही बात होगी, कंक्लूड करने लगा, फाइनल वर्ड्स देने लगा। दी बलोचिस्तान हाई कोर्ट डिसीजन लास्ट वीक इनवैलिडेटिंग हफीज शेख अपॉइंटमेंट फॉर बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाजंट अ सरप्राइज। वो कह रहा है, देखिए मैंने आपको रूल से बता दिया, अभी मैंने आपके साथ ही आर्टिकल पढ़ा है, ठीक है, मैंने पहले नहीं पढ़ा। देयरफॉर में इसका मतलब है जो उसने ऊपर सारी बातें की ना, उसने एक लबलबा दे दिया, एक कंसाइज वर्जन दे दिया है कि जो जिस ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर की बात हो रही थी, जो वो कौन था, एडवाइजर की बात हो रही थी, वो हफीज शेख है। वो कह रहे हैं इट्स नॉट अ सरप्राइज, किसी को शॉक नहीं लगा कि बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने कहा है कि हफीज शेख को इनवैलिडेट है उसकी अपॉइंटमेंट। क्यों? क्योंकि उसने कोई बताया नहीं था, इलीगल TORs को फॉलो किया था, ये वाली टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस। ठीक है, और कोई भी एडवाइजर की अपॉइंटमेंट हो और वो फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस की परमिशन से या उसकी मेंबरशिप से ना हो तो वो इनवैलिडेट होती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती है। अब इसका क्या टेक अवे होगा, लाइक इसकी फाइनल वर्डिंग क्या होगी? बस सरप्राइज था, रियलिटी थी, मिथ थी, इट्स नॉन ऑफ आवर बिजनेस। लास्ट वीक हुई है बात, अगर ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ना होती ना हफीज शेख, इसके बारे में बात ना कर रहे होते, तो हम इसको छोड़ भी सकते थे। ठीक है, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे वो मिसाल देता है इसहाक डार की या असद उमर की या किसी और की, तो हमारे लिए बेमायनी होती। सही है, एक तो हमें उसने देयरफॉर से सिग्नल दिया कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताने लगा हूँ, फाइनल बात बताने लगा हूँ जो अभी तक ऊपर की है। दूसरा, उसने हमें एक फाइनल वर्डिंग दे दी कि
ऊपर उसने वजह बता दी, रैशनल बता दिया कि क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और नीचे उसने क्लियर वर्ड्स में बता दी कि भाई बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि जो फाइनेंस एडवाइजर है हफीज शेख, वो उसकी अपॉइंटमेंट इनवैलिडेटेड है क्योंकि दैट वाज नॉट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स, या कॉन्स्टिट्यूशन के जो टर्म्स एंड रेफरेंसेस थे उसके मुताबिक नहीं हुई। यहाँ तक बात क्लियर है? जो एक स्टूडेंट ने जिसने लेट ज्वाइन किया था, वो मेरा ख्याल अभी भी नहीं है, एक नहीं है। यस मैम, क्लियर है। सबको क्लियर? मैं आगे चल रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाए, क्योंकि आपने जब खुद से, मैंने आपको जो फर्स्ट 3 डेज काम कराऊंगी ना, वही आपकी लास्ट 3 डेज असाइनमेंट होगी। सब मतलब चीजें रीइंफोर्स होंगी, सेम पैसेज नहीं होगा, मेथोडोलॉजी स्केल सेम होगी। लाइक आज मैं आपको एक्टिव रीडिंग करा रही हूँ ना, तो थर्सडे को आपको जो पहला असाइनमेंट मिलेगी वो डॉन के किसी एडिटोरियल की एक्टिव रीडिंग करके आपने मुझे इसी तरह अंडरलाइन करके भेजनी होगी, सही है? इसलिए बहुत ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते जाए। मेरे पास कुछ भी नहीं होता रिकॉर्ड में, क्योंकि मैं तो जब अभी आप मुझे कहेंगे मैं आपको दोबारा करा सकती हूँ, जो मर्जी कहेंगे, लेकिन मेरे पास रिकॉर्ड नहीं होता कि मुझसे आप कहेंगे मेरे पास ये दोबारा से नोट्स वगैरह हो। आप लोगों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते जाना। अच्छा, ये मैं क्लियर कर रही हूँ, अगली लाइन पे आए। आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि हाउ इट इजी इट इज, कि अगर आपको रूल्स पता है तो आप लोगों की नेचुरली 1/3 प्रेस ही हो रही है। सिर्फ एक चीज ऐड करनी होगी ड्राफ्टिंग में, कनेक्टर्स। यहाँ तक आप सब मेरे साथ एग्री करते हैं ना? कोई इट्स नॉट अ बिग डील, सही है? अगर आपको रूल्स आ रहे हैं तो मैं कितनी आसानी से आपके सामने कर रही हूँ। अच्छा, एक फ्रेज होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, एक होता है नोर एंड नाइदर। Nor did the ruling against the agenda other than determination of the formula for vertical and horizontal division of tax resources between the center and provinces. Again ये मैं रूल आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं इसको छोड़ रही हूँ। कोमा ये क्लॉज है provinces shock anyone, दोबारा पढ़ती हूँ। ये मुझे डिस्टॉर्शन इसलिए हुई कि मैं आपको बताने लग गई। ये आपका माइंड खुद इतना ट्रेन हो जाएगा बाय द टाइम कि आपको खुद पता है कि आपने कब जंप करना है। नॉट डिड द रूलिंग, कौन सी रूलिंग? बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दिया उसकी बात कर रहा है कि जो रूलिंग नॉट डिड द रूलिंग अगेंस्ट द एजेंडा अदर देन डिटर्मिनेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ टैक्स रिसोर्सेज शॉक एनीवन। अच्छा, उसने दो बातें बताई। पहली बात तो उसने ये बताई कि जो उसकी अपॉइंटमेंट इनवैलिडेट की है, वो उसको मंसूख कर दिया है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी और रूल्स में लिखा हुआ था। पहली बात होगी। दूसरी बात क्या हुई कि ऊपर वो एक बात कर रहा था ना, ये देखें, टू स्लैश इलीगल यू आर सीकिंग टू स्लैश प्रोविंशियल शेयर्स फ्रॉम फेडरल टैक्स रिसोर्सेज। अच्छा, आप ये देखिए, दोबारा उसकी बात कर रहा है। वो कहते हैं दूसरा भी कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है, कोई बहुत बड़ा शॉक नहीं है, किसको शॉक नहीं लगा उसकी रूलिंग से। हमेशा जब जजमेंट होती है उसमें एक या एक से ज्यादा आइडियाज होते हैं जिसपे उसको इनवैलिडेट किया जाता है। एक या एक से ज्यादा रीजंस बताते हैं कि वो रीजन मतलब वो फाइनल डिसीजन जिसको कोर्ट की लैंग्वेज में डिक्री बोलते हैं, ठीक है, DECREE डिक्री, ठीक है। वो कहते हैं नॉट डिड द रूलिंग अगेंस्ट द एजेंडा अदर देन डिटर्मिनेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ टैक्स रिसोर्सेज बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंसेस शॉक एनीवन। ये भी रूलिंग कोई उनको बहुत ज्यादा कोई सरप्राइज नहीं हुआ कि उन लोगों ने वो एजेंडा अगेंस्ट था जो कि उन्होंने ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है। फॉर्मूला होता है जब भी आपने टैक्स के रिसोर्सेज को एलोकेट करना है एनएफसी वार्ड में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवीजन होती है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवीजन जिसको नहीं पता मैं दोबारा बता देती हूँ। वर्टिकल डिवीजन ये होती है कि आप स्टार्ट से लेके ना, मतलब सबसे ज्यादा पूल जो आता है ना रिसोर्सेज का टैक्स में, एफबीआर में, उसको डिवाइड करना होता है फर्दर पार्ट्स में, ठीक है। मिसाल के तौर पे जो बाकी 11 मिनिस्ट्रीज है ना, वर्टिकली उन तक भी वही रिसोर्सेज जाते हैं। ये हो गई वर्टिकल। एक ये ऑप्शन होती है वर्टिकल की, दूसरी ये चेंज करते रहते हैं गवर्नमेंट में। दूसरी वर्टिकल में ये ऑप्शन होती है
कि जो आपको जितने भी फंड्स आते हैं ना वो एक कॉमन जो है एक पूल ऑफ फंड्स बनता है, ठीक है, और उसको डिवाइड कर दिया जाता है अमंग प्रोविंसेस। एक प्रोविंशियल डाइकोटमी भी होती है। और हॉरिजॉन्टल ये होती है कि एक ही डिपार्टमेंट में, जैसे एफबीआर है ना, तो एफबीआर की जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है ना उसमें भी टैक्स के रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, जैसे कस्टम है, जैसे सेल टैक्स है, जैसे इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगी टैक्स रिसोर्सेज की, ठीक है। अगर जब फेडरल करती है, फेडरल से ये वर्टिकल की एक मिसाल जैसे मैंने अभी आपको पहले बताई है, फेडरल से 4 प्रोविंसेस में जाते हैं, ठीक है, 4 प्रोविंसेस में गया। अब जो प्रोविंसेस ने मिसाल के तौर पे पंजाब ने जितना टैक्स इकट्ठा किया है, ठीक है, उनका अलग है ना, फेडरल टैक्स अलग है, प्रोविंशियल टैक्स अलग है। जो पंजाब ने किया और अपनी मिनिस्ट्रीज में डिवाइड किया, होम डिपार्टमेंट में और इधर उधर में, वो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगी। बात समझ आ रही है? वर्टिकल होती है आप दूसरों को भी देते हो, हॉरिजॉन्टल होती है अमंग सिंगल यूनिट। ठीक हो गया, आगे चलो। वैसे तो ये बहुत बेसिक बातें हैं, लेकिन जब तक आपको मैं बात समझाऊंगी नहीं तो आपको समझ नहीं लगेगी ये सेंस कि हम एक्टिव रीडिंग किसकी हवा में तो हम कर ही नहीं सकते। उसने ये कहा है कि पहला जो रूलिंग अगेंस्ट गई है कि उसकी अपॉइंटमेंट जो की है उससे भी किसी को कोई शॉक नहीं लगा, और दूसरी जो ये की है कि उन्होंने जो एजेंडा था उसको भी, उसकी रूलिंग को, मतलब जो कोर्ट ने रूलिंग दी है या जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूलिंग पड़ी है कि फॉर्मूला को डिटरमिन करना, और उन्होंने ये फॉर्मूला डिटरमिन ही नहीं किया, इन लोगों ने अपने कोई जो किया, और उसने बताया भी अपना क्या इन्होंने अलग से किया, वो हमारे लिए वैसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। सेट इन द नोटिफिकेशन दैट कॉन्स्टिट्यूट न्यू कमीशन, वो एक्स्ट्रा बात है कि उन्होंने बस क्या अपनी, जिसको कहते हैं ना लेमैन लैंग्वेज में, खानापुरी की है। उन्होंने ना अपनी मर्जी से टैक्स की डिवीजन करने के लिए ना उन्होंने एक कमीशन बना दी और कह दिया भाई जो इस ये डिसीजन करेगी वो फाइनल है, मतलब जैसे मर्जी ये लोग टैक्स रिसोर्सेज को एलोकेट करें, जो कि अगेन अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। सही है, अब मैं इसकी कर देती हूँ आपको एक्टिव रीडिंग। बाकी सारी बात एक्स्ट्रा, जब जिसको ये कॉन्सेप्ट पता होगा ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवीजन का, उसको पता है कि सेंटर और प्रोविंसेस के आपस में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवीजन ही होती है। थोड़ा सा और स्पेसिफाई करना तो टैक्स रिसोर्सेज को भी ले आए बीच में, क्योंकि अल्टीमेटली जब आपने इसको रीड करना है, आपने रीड्राफ्ट करके एक अलग से सेंटेंस बनाना है, वो अभी आपकी सेकंड स्टेज है। अभी तो आप रीडिंग करने का वे सीख रहे हैं, फिर मैं आपको ड्राफ्टिंग का भी वे सिखाऊंगी, फिर तीसरा प्रूफ रीडिंग का। मैं बार बार आपको रूल्स बता रही हूँ ताकि आपके माइंड में कंसोलिडेट हो जाए, कोई चीज इधर उधर स्किप ना हो। और एक और 6th रूल है जो हमने अभी नहीं किया, वो ये कि जो इन्वर्टेड कोमास वाली बात होती है ना, वो हमारे लिए एक्स्ट्रा होती है, ठीक है। ये जो इन्वर्टेड कोमास है, ये और ये पढ़ेंगे तो सही हम, लेकिन हमें पता है कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ रुकना है, कहाँ कहाँ से हमने टेक अवेज उठाने और कहाँ कहाँ से हमने छोड़ देने हैं। यहाँ तक सबको मेरी बात समझ आ गई? इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा जी, आगे चलें, मैं क्लियर करने लगी हूँ। The President of Pakistan and NFC are bound to fully implement the Constitution. मैंने आपको बताया था ना कि हम लोगों ने कोमास को तो कंसीडर नहीं करना, क्योंकि ओपिनियन तो ऊपर उसने दे दी होगी। प्रेसी में ओपिनियन मैटर करती है, एज इट इज वर्ड कोटेशंस वगैरह मैटर नहीं करती। हमें ये बात खुद ऊपर उसने बता दी है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी एक्ट हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। उसने भी बता दिया, किसने कहा दी कोर्ट रूल, ये किसकी बात बता रहे हैं, ये कोर्ट की बता रहे हैं बातें। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड एनएफसी आर bound to fully implement the constitution, hence the federal and provincial government should utilize joint effort in order to strengthen the federation rather than racing for a major share of NFC.
एक बात तो आपको समझ आ गई होगी, वैसे तो उसने नीचे जाके आपको दोबारा बता ही देनी है, लेकिन यहाँ पे एक मजीद क्लैरिटी हो गई है कि अभी तक वो क्या भाषण बोल रहा था कि अनकॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ है, कि एनएफसी के प्रेसिडेंट ने पहले तो खुद से अपनी कमीशन बनवा के अपॉइंटमेंट की है, दूसरा उसने क्या हरकत की है कि उसने फॉर्मूला चेंज किया है, ठीक है, तीसरा उसने क्या किया है, उन दोनों ने मिलके, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का तो काम होता है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करना है। अब यहाँ पे मामला उल्टा है कि यहाँ पे प्रोविंसेस क्या कर रही है, बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने क्या हरकत की है कि उसने आउटरीच करने की कोशिश की है, ठीक है, इन्फ्रेंच करने की कोशिश की है फेडरल के राइट को, और उनकी बस एक ही कोशिश है कि बस ज्यादा से ज्यादा मेजर शेयर एनएफसी का हमें मिल जाए। बात समझ आ गई? यहाँ पे अभी हम कुछ भी नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारे लिए एक्स्ट्रा बात है कोटेशन मार्क वाली। किसको ये बात समझ नहीं आई? अच्छा, अगर आप लोग नहीं पूछ रहे तो इट्स मीन सबको समझ आ गया। उसके बाद आ गया, द पीटीआई गवर्नमेंट हैज सेल्डम ट्राइड टू कंसील इट्स डिसलाइक ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ administrative powers to the provinces under the 18th amendment or their greater fiscal space under the 17th amendment। अच्छा जी, ये कोमा और विच जहाँ पे आएगा वो भी एक्सप्लेनेशन है, तो अगला रूल क्या है, हमने उस वाले पार्ट को भी एक्सक्लूड कर देना क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन होगी पास्ट की या फ्यूचर की। सही है, डैट भी हो गया, विच भी हो गया, एंड भी हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो गया, कोटेशन मार्क भी हो गए, 5 तो अभी मैंने आपको डिक्टेट करा दिए रूल्स। The PTI government has seldom tried, अब ये जो seldom है ना, एक और रूल 6 लिखे हैं आप, जब भी हमने प्रेसी करनी है तो हमने एक्सेसिव एडजेक्टिव्स को अवॉइड करना है, जैसे ट्राइड कह दिया ना तो seldom या फिर एक्सेसिव, many एफर्ट्स करन एफर्ट्स ले ले, मैनी को कट कर दें, ठीक है। तो जब आप ये छोटे छोटे स्टेप्स करेंगे तो नेचुरली आपकी फिर वही बात आ जाती है कि आपकी लेंथ खुद ही रिड्यूस हो जाती है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आपका ध्यान एक तरफ होना चाहिए कि आपने एक्टिवली रीड करना। अच्छा जी, द पीटीआई गवर्नमेंट हैज सेल्डम ट्राइड टू कंसील इट्स डिसलाइक ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स टू द प्रोविंसेस। वैसे तो जब भी डेवोल्यूशन का वर्ड आता है तो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है फेडरल से प्रोविंसेस ही होते हैं, अंडर द 18th अमेंडमेंट और द ग्रेटर फिस्कल स्पेस अंडर द 7th एनएफसी। मतलब कि जो इन लोगों ने ना सिर्फ 18th अमेंडमेंट को मिसयूज करने की कोशिश किया है, उसको मतलब डिसलाइक किया है, बल्कि उन्होंने जो 7th एनएफसी बना था ना जिसमें फिस्कल स्पेस थी उसको भी डिसलाइक किया। सही है, मैं इसका भी कर देती हूँ, मैं एक बार रीड कर लूँ, आगे तक चली जाऊँ फिर करती हूँ। ये वाली बात एक्स्ट्रा ये हमने नहीं पढ़नी। इट वाजंट एक्सपेक्टेड द इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर, अब ये वाली जो इसको कहते हैं, ये भी हमारे लिए एक्स्ट्रा मतलब इंफॉर्मेशन है। दिस वुड इंडिकेट, ये जो हाइफन होता है, हाइफन बोलते हैं इसको, ये हमारी एक्सप्लेनेशन के लिए यूज होता है। अब देखिए, अगर खुदा ना खास्ता आप लोगों को रूल्स नहीं पता, आप तो आंखें बंद करके बस पढ़ते जाएंगे ना, आपकी कोशिश होगी हम और रास्तों से, चोर रास्तों से हम उसकी लेंथ कम कर लें। हालांकि वो इतना स्मार्टली चलता है, वो हमें राइटर खुद सब कुछ बताता है। अगर हम लोगों ने इंसानों की तरह इंग्लिश सीखी हो और हमें उसके रूल्स आते हो तो हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, आपके सामने मैं कर रही हूँ, मैं कोई रॉकेट साइंस तो यूज नहीं कर रही, रूल्स बता रही हूँ आपको, पेट रूल्स बता रही हूँ, आपने इन्हीं को फॉलो करना है, आपकी भी हो जाएगी। अब ये देखिए, वो ये क्या कह रहा है, जो increasing expenditure and shrinking tax collection have widened the resource gap in the past 2 years. The PTI government has tried to conceal its dislike of devolution of powers. पूरा कर लें, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स कर लें, फिर भी हमारे पास अच्छे खासे वर्ड्स बचते हैं। अच्छा जी, मुक्ताब आपके पास ऑप्शन होती है अनम्यूट करने की, आप करके मुझसे पूछ लीजिए, बस मुझे 1 मिनट ये अंडरलाइन कर लेने दें ताकि स्किप ना हो जाए। द पीटीआई गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू
एक मिनट है ना, एक मिनट. The PTI government has tried to conceal its dislike of devolution of administrative powers under 18th Amendment or under the, इसको रूल ऑफ पैरेललिज्म भी कहते हैं, जो मैं बाद में बताऊंगी, एक जगह पे साइड पे लिख लें, ठीक है. The PTI has tried to conceal its dislike of devolution of administrative power under the 18th Amendment or under the 7th NFC, ठीक है. It wasn't expected कि वो उसको मतलब ओपनली इस तरह करेंगे, उनको तो खुद पता है कि वो डेवोल्यूशन नहीं करना चाह रहे. The increasing expenditure, ये मैंने हाइफन का रूल आपको बता दिया, and shrinking tax collection have widened the resource gap in the past 2 years. अच्छा जी, यहां तक आप देखिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव 2 लाइंस बनी है इतने बड़े पैराग्राफ में से, ठीक है जी. आप पूछे. मैम ये जो प्रीपोजिशन है जैसे टू द प्रोविंसेस, और ऊपर भी आपने प्रीपोजिशन के जो मतलब वर्ड्स हैं आगे वाले वर्ड्स वो स्किप किए, क्या प्रीपोजिशन का भी रोल है? सॉरी बेटा, मुझे आपकी आवाज मतलब आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, दोबारा पूछे. मैम ये जैसे पावर्स टू द प्रोविंसेस है, तो ये जो प्रीपोजिशन है टू, और ऊपर से भी जो कुछ प्रीपोजिशन के जो आगे के वर्ड्स हैं आपने स्किप किए, क्या प्रीपोजिशन का भी रोल है? नहीं, ये इतना कोई एज हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, लेकिन ज्यादातर आप देखिए सहारा लेने के लिए सेंटेंसेस को लगाते हैं ना, प्रेपोजिशन क्लैरिफाई करते हैं. हम यहाँ पे कंसाइज कर रहे हैं. ये preposition, adverb and this, that, which, hyphen, comma, independent clauses, these are for the sake of expansion. जब आपको, अभी तो मैं आपको सिखा रही हूँ ना कॉन्ट्रैक्ट करना, फिर यही रूल्स बताऊंगी जब कॉम्प्रिहेंशन में जब आपने इसको एक्सपैंड करना, ठीक है. तो दोनों चीजें, वो आपकी दोनों चीजें चेक करता है. हाउ स्मार्ट यू आर, कि आपको इतना बड़ा समुंदर दिया जाता है, आपने उसमें से छोटी सी चीज निकाली है, और अब आपको कॉम्प्रिहेंशन में छोटी सी चीज दे दी जाती है और अब आपको कहते हैं इस पे समुंदर बना के दिखाएं, कैसे का बनाते हैं आप इतने कम इंफॉर्मेशन में, ठीक है. इसमें कोई रोल नहीं है. ये आप इसको एज अ रूल ऑफ थंब ना लें. अगर इंटेंशनली हो गया तो आप चाहे इसको भी अंडरलाइन कर दें, वैसे मैंने इंटेंशनली नहीं किया, लेकिन बाय द टाइम आपकी भी इतनी ज्यादा सेंस बन जाएगी एक्टिव रीडिंग कर करके कि कौन सा मैंने पार्ट रखना है और कौन सा छोड़ना है. जी एक और स्टूडेंट का हैंड रेज किया था, पूछिए आप बेटा. बस मैम समझ में आ गया, वो गलती से हो गया था, समझ में आ गया. हाइफन के आगे वाला मैं पूछना चाह रहा था, लेकिन अब समझ में आ गया कि वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. जी जी. अच्छा, और किसी को ना समझ आई हो मेरी बात यहाँ तक? आप लोग यहाँ तो बहुत स्मार्ट हो, तो या फिर अदरवाइज यू नो. एनीवेज इसका स्क्रीनशॉट ले लें. अगर आपसे मैंने कल परसों जब थर्सडे को कराया आप लोगों से ना हुआ ना, फिर आप देखिएगा. स्क्रीनशॉट लें इसका. कर रही हूँ मैं, क्लियर कर दूं, क्लियर ड्राइंग. एक बंदा जिसकी तरफ कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता वो अपना अनम्यूट रख लिया करे, ताकि मैं आप लोगों के वेट ना करूं, हम लोग ज्यादा चीजों को कवर करें. in a contracting economy, अब ये देखिए, हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती. in a contracting economy, उसके बाद इसने कोई वो नहीं लगाया, तो मैंने आपको कहा था कोमा इसलिए लगाते या तो पहले वाला पार्ट एक्सप्लेनेटरी होती है या दूसरे वाला पार्ट, ठीक है. In a contracting economy, the center is struggling to pay its bill. तो चाहे तो पूरी बात फिल वर्क के लिए आप अंडरलाइन कर लें, लेकिन बाय द टाइम आपको समझ आ जाएगा इसके पीछे भी रैशनल. तो भाई इतना गंदा. अच्छा जी. Even austerity measures and expenditure cut are not helping. ये ऊपर वाली बात ही है
या तो आप इसको बता दें कि सेंटर इज स्ट्रगलिंग। वैसे एक्स्ट्रा बात है, उसकी वजह क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं एनएफसी अपॉइंटमेंट की और यहाँ पे आगे बात बिल्स देने की, ठीक है, तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। सच गिमिक्स कैन हेल्प ओनली सो मच, ये भी एक्स्ट्रा बात है। आपको सेंटेंसेस अगर आपको सेंट्रल आइडिया पता है, आपको पता लग जाएगा आपने कब किस चीज पे रिवॉल्व करना है और किसको छोड़ देना है। Instead of enlarging the size of text pipe by widening the net to meet its rising expenditure like its predecessors, उसके बाद कोमा, उसके बाद आगे जाके कहाँ पे आएगी बात, बहुत लंबा सेंटेंस है। Instead of enlarging the size of text pipe by widening the net to meet its rising expenditure, the government, ये एक्स्ट्रा बात है, इसको छोड़ देना, like its predecessor wants the provinces to contribute fund to pay for growing security expenses, SOE losses, subsidies, debt repayments and development of आजाद कश्मीर। आपने ऊपर बता दी कि सेंटर स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद अब आपने ये भी बता देना, चले जी वन ऑस्टेरिटी मेजर्स, ठीक है। दूसरा आपने कहना है कि instead of enlarging the size of tax pie by widening the net to meet its rising expenditure, फिर भी क्या होता है, प्रोविंसेस को कहा जा रहा है कि वो कंट्रीब्यूट करे फंड्स को फॉर ग्रोइंग सिक्योरिटी एक्सपेंसेस, मतलब जो डिफेंस के एक्सपेंस बढ़ाया है, एसओई लॉसेस, ये स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस है। अगर आप में से किसी को गलती से नहीं पता कि एसओई लॉसेस क्या होते हैं, स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस, सब्सिडीज, डेट रिपेमेंट्स, ये सर्कुलर डेट जो होता है वो उसकी रिपेमेंट, एंड डेवलपमेंट ऑफ आजाद कश्मीर, जीबी एंड केपी ट्राइबल एरियाज। अच्छा, वो कहना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है हम इवन ऑस्टेरिटी मेजर्स लगा रहे हैं, इवन हम लोग साइज ऑफ टैक्स पाई बढ़ा रहे हैं, वाइडनिंग द नेट, फिर भी हमारे जो है ना, वी आर अनएबल टू मीट इट्स राइजिंग एक्सपेंडिचर। हालांकि जो है प्रोविंसेस भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं फंड्स में, ठीक है, वो सिक्योरिटी एक्सपेंसेस में हेल्प कर रही हैं, सब्सिडीज में हेल्प कर रही हैं, लेकिन फिर भी जो है हमारी, आप यहाँ पे लिख दें डेवलपमेंट ऑफ वेरियस रीजन्स कर दें, अब आजाद कश्मीर, जीबी, केपी पूरी बात ना लिखें, सही है। दोबारा मैं बता देती हूँ, मुझे लगता है थोड़ा सा स्पीडली हो गया है। इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग इकोनॉमी, वो ये ऊपर जो बात कर रहा था कि हम लोगों ने फेडरल क्या करती है, प्रोविंसेस पे रिलाई करती है, प्रोविंसेस की कोशिश होती है एनएफसी में ज्यादा शेयर ले लें। अब वो ये कह रहा है कि हालांकि सेंटर जो कि फेडरेशन है वो इतनी स्ट्रगल कर रही है कि हम अपनी इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट करें, ऑस्टेरिटी मेजर्स लगाएं, प्रोविंसेस को कम से कम जो है वो करें और प्रोविंसेस से ज्यादा हेल्प लें, फिर भी अभी तक हम लोग इस काबिल नहीं हुए कि हम अपने जो है एक्सपेंडिचर को मीट कर सके, बल्कि हम लोग इस चीज में भी नाकाम रहे हैं कि हम लोग अपना जो टैक्स की जो नेट है ना, टैक्स नेट, वो बढ़ाना चाह रहे हैं, टैक्स पाए वो भी नहीं भर रहा। इसका स्क्रीनशॉट ले आगे चलो। अब तो आपको काफी हद तक बातें समझ आ गई, मुझे एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, दी गवर्नमेंट कोमा, ये भी एक्स्ट्रा बात है, लाइक इट प्रीडेसेसर क्लॉज है, एक्स्ट्रा बात है, छोड़ देनी है, आगे चलना। लास्ट लाइन है, even if the provinces agree to pay 7% of the undivided tax pool at the cost of their own development as demanded by the center, the problem will remain। वो कहता है चाहे अगर हम प्रोविंसेस को एग्री भी कर ले ना कि वो 7% दे दें और उस 7% को अपनी डेवलपमेंट पे लगा दें, जो कि सेंटर ने कहा, फेडरेशन ने कहा, फिर भी प्रॉब्लम जो मसले का वहां का वहीं रहेगा। फिर वो ये बताता है द सोल्यूशन लाइज इन अर्जेंटली एक्सपेंडिंग द टैक्स नेट फॉर डबलिंग द एग्जिस्टिंग टैक्स टू जीडीपी रेशियो एंड नॉट इन एम्ब्यूशिंग द प्रोविंसेस थ्रू अनकॉन्स्टिट्यूशनल वेज। एक वे उसने ये बता दिया है एक्सपेंडिंग द टैक्स नेट, दूसरा उसने कहा है, दूसरा क्या है कि हम लोगों को कोई डके छुपे प्रोविंसेस से काम नहीं कराने चाहिए जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। ये था अब तक। अब कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ रहे हैं, और अगर कोई बात नहीं समझ आई तो भी मुझसे पूछ रहे हैं। मैम ये लास्ट वाला दोबारा से थोड़ा समझे। बेटा उसने जो ऊपर हम लोगों ने सारी बातें की ना, मसला क्या था, एनएफसी हम क्यों कर रहे थे, एनएफसी के पीछे हम क्यों भाग रहे थे, एनएफसी होता क्या है,
कि एक डिवाइजेबल पूल ऑफ फंड्स होते हैं, फेडरेशन के अंडर होता है, सारे प्रोविंसेस को उसमें से हक मिलता है। जैसे मिसाल के तौर पे विरासत है ना, पूरे सारे अगर एक फैमिली में 7 लोग हैं, 7 लोग कमाते हैं, तो वो सारी की सारी पॉकेट मनी मिसाल के तौर पे फादर को देते हैं। फादर क्या है, फेडरेशन है, सेंटर है, और जो 7 लोग अर्न करते हैं ना वो प्रोविंसेस है। ठीक है, अब जब उन्होंने जमा कराया उनको दिए, और बाप भी तो खुद कुछ कमाता होगा ना, उनके सारों को मतलब अगर उसके बेटे प्रोविंसेस जो हैं 7 मतलब 10 रुपए कमाते हैं और वो खुद 5 रुपए कमाता है, तो टोटल हो गए 15। अब 15 को 7 लोगों में दोबारा डिवाइड करना, बात समझ आ रही है? ये है डिविजिबिलिटी, इसके लिए फॉर्मूला। और यहाँ भी ये लोग गड़बड़ करते हैं। फेडरेशन क्या करती है कि उनको सही फॉर्मूले के मुताबिक देती नहीं है। अब उसने उसका वे बताया, उन्होंने कहा कि हालांकि प्रोविंसेस का जो अनडिवाइडेड टैक्स पूल है ना, वो अगर 7% इस बात पे मान भी जाए कि हम चलो हम नहीं लेते, हम सेंटर ये आपको बता रहा है, मतलब फेडरेशन ये कह रही है कि भाई 7% आप लोगों का पड़ा भी तो है ना, मुश्किल हालात है, आप उसी को यूज कर लो। वो कहता है फिर भी ये मसला रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमारे यहाँ पे मसला असल आ रहा है, हम टैक्स नेट को एक्सपैंड नहीं कर पा रहे, और बल्कि हम दूसरे एक शॉर्टकट में घुसे हुए। शॉर्टकट क्या है कि हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल वेज में जाके प्रोविंसेस से हेल्प ले रहे हैं, जो कि गलत बात है। जब एक एनएफसी का फॉर्मूला बना है, सबने उसमें पैसे इकट्ठे करने हैं, वहीं से सबको चांस में मिलना है, तो फिर ये क्यों चोर दरवाजे खोलने हैं? ठीक है, जो कि ऊपर हमने बात की थी इलीगल टीओआरस। मेरा ख्याल है कि मेरे इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई है। एक्टिव रीडिंग होती क्या है, 5-10 हमने रूल्स देख लिए हैं। मजीद जैसे जैसे हम रीडिंग का लेगा और पैसेज करेंगे, आपको मजीद रिफाइन हो जाएंगे। ठीक है, हमने बस इसी पे नहीं लगे रहना, हमने बहुत कुछ करना है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। मुझे आप लोगों की तरफ से ज्यादा एफर्ट्स चाहिए होंगे। सही है? आप किसी को सही कोई है। क्वेश्चन है तो पूछ रहे हैं, लास्ट 2 मिनट्स। मैम ये जो कॉमा है या हाइफन है या एक्सप्लेनेशन दैट और विच है, तो इनमें अगर एक्सप्लेनेशन दी गई है तो हमें वो चीज़ें स्किप करनी है। बिल्कुल, ठीक है। और ये ज्यादातर होती ही एक्सप्लेनेशन, ये आपको साइन दे रहे हैं, सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, जैसे देयरफॉर है, टस है, however है, however कॉन्ट्राडिक्टिंग यूजुअली होता है टस देयरफॉर, ये कंक्लूडिंग मतलब कुछ फाइनल बात बताने लगा। ठीक है, सिमिलरली मतलब एक्स्ट्रा बात होगी, इन एडिशन टू इट एक्स्ट्रा बात होगी, बेटा वो हमें सिग्नल्स देता है। हमने आंखें, एक्टिव रीडिंग का मतलब ही यही होता है, हमने आंखें सब कुछ खोल के, कान खोल के पढ़ना है और देखना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या वो हमें सिग्नल दे रहा है, क्या हमने छोड़नी चीजें, क्या रखनी है। जब आप ये चीजें ध्यान से कर लेंगे, जैसे कोटेशन मार्क निकाल दिया, ये कर दिया, एक्स्ट्रा एडजेक्टिव निकाल दिए, तो अल्टीमेटली आपको बगैर मेहनत के 1/3 आ जाएगा। आप खुद आपने ऑब्जर्व किया होगा मेरे साथ, 1/3 कितनी आसानी से हो रहा था हमारा। लेकिन अगर किसी को ये रूल्स ना आता हो, वो तो स्ट्रगल करेगा, उसको तो नहीं पता होगा मैं कौन सी चीज स्किप करूं। वो तो फिर टेस्ट एंड ट्रायल पे आधी बात, जैसे मैं बताना नहीं चाह रही, नहीं रहने दे, किसी एक स्टूडेंट ने मुझे सबमिट कराई थी प्रेसी, टेस्ट एंड ट्रायल पे। तो ऐसे नहीं होता, प्रेसी के प्रॉपर रूल्स होते हैं, एक्टिव रीडिंग करनी पड़ती है। और कुछ, और किसी का कोई मसला? चले जी, फिर मजीद कोई क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह आई विल सी यू टुमारो सेम टाइम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफ़िज़।